You are watching Fair Notebook channel, where learning find clarity. नमस्कार, फेयर नोटबुक चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा 6 का अध्याय जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। वीडियो में आप पाठ का सार, दिए गए क्रियाकलाप और उनके उत्तर और पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। जल हमारे जीवन का मूल आधार है। यह ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। यह पाठ हमें सिखाता है कि साधारण सा दिखने वाला जल अपनी अवस्था बदलकर प्रकृति में अद्भुत चक्कर बनाता है। जल की विभिन्न अवस्थाएं न सिर्फ विज्ञान को रोचक बनाती हैं, बल्कि दैनिक जीवन और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय जल की विभिन्न अवस्थाओं की यात्रा। बर्फ और जल एक ही पदार्थ के 2 रूप। ग्रीष्मकाल की एक दोपहर में आवी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा कि छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसे लगा कि ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। हालांकि आवी के विचार थिरव से अलग थे। उसका मानना था कि ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। जब हम जल को रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा करते हैं तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। थिरव को संदेह था कि संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा, लेकिन वास्तव में यह केवल तापमान परिवर्तन का ही प्रभाव है जो जल को बर्फ में बदल देता है। वाष्पीकरण जल का अदृश्य होना। वर्षा काल की एक सुबह विद्यालय जाते समय आवी और थिरव ने देखा कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि कुछ गड्ढों में से जल की मात्रा कम हो गई थी। इस घटना के पीछे मुख्य कारण वाष्पीकरण था। हालांकि मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण भी एक कारक हो सकता है। हमारे दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। जब हम डोसा बनाते हैं तब गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और जल तुरंत विलुप्त हो जाता है, जो वास्तव में भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। जल का वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। यह प्रक्रिया कमरे में सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। भाप और जल वाष्प को समझना। गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह दृश्यमान हो जाती है। जल वाष्प स्वयं में अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। गीले कपड़े, पोंछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना वाष्पीकरण के कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं। जैसे ही हम अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं, वह शीघ्रता से विलुप्त हो जाता है क्योंकि उसमें मौजूद तरल पदार्थ वाष्पित हो जाता है। इसी प्रकार गड्ढों से जल के विलुप्त होने का कारण भूमि में जल के रिसाव के साथ साथ जल में वाष्पीकरण दोनों होते हैं। वाष्पीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे आसपास हर समय घटित होती रहती है। संघनन, वाष्प से पुनः द्रव बनना।
अगले दिन आवी, थिरव और उनके मित्रों ने शिकंजी बनाने का फैसला किया। तैयारी के दौरान उन्होंने कांच के गिलास में ठंडा जल मिलाया, उसमें बर्फ के टुकड़े डाले। कुछ मिनटों बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दी। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदें जमा होती हैं और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। इस घटना के पीछे संघनन की प्रक्रिया काम करती है। यह वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं तो जल की बूंदें बनती हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आते हैं और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। संघनन की जांच और पुष्टि। कई लोगों को संदेह हो सकता है कि कांच के गिलास से जल का रिसाव हो रहा है, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसकी जांच के लिए हम कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक स्थायी मार्कर या पारदर्शी टेप से चिन्हित कर सकते हैं। अवलोकन से पता चलता है कि कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता, बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। यह क्रियाकलाप स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कांच के गिलास से जल रिस नहीं रहा और संघनन के कारण ही अतिरिक्त जल बाहर जमा हो रहा है। पौधों पर सुबह के समय ओस की बूंदें भी संघनन का ही परिणाम है। जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती हैं, जो संघनन की प्रक्रिया को ही प्रदर्शित करता है। जल की 3 अवस्थाएं और उनके गुण। जल एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में आसानी से देखी जा सकती हैं। ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में विद्यमान रहता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ यानी कि ठोस अवस्था अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं। जल जो कि द्रव अवस्था में होता है बहता है और अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन स्थिर रहता है। जल वाष्प यानी कि जल की गैसीय अवस्था समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अन्य पदार्थों की अवस्थाएं। हमारे आसपास अनेक पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद हैं। ठोस पदार्थों के उदाहरण में पत्थर, लकड़ी, बर्तन, धातुएं, प्लास्टिक आदि आते हैं। द्रव पदार्थों के उदाहरण हैं दूध, तेल, शहद, पेट्रोल, सिरका। गैसों के उदाहरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और खाना पकने की सुगंध शामिल है। हम रसोई घर में प्रवेश किए बिना ही खाना पकने की गंध को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह गंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारी नाक तक पहुंचती है। कुछ पदार्थ जैसे मोम, घी और नारियल का तेल भी तापमान के अनुसार अपनी अवस्था बदलते हैं। मोमबत्ती जलाने पर पिघलकर द्रव बन जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस हो जाता है। शीतकाल में नारियल का तेल ठोस अवस्था धारण कर लेता है। अवस्था परिवर्तन, पिघलना और हिमीकरण। जल की अवस्था को परिवर्तित करना संभव है। यदि हमें बर्फ को जल और जल को जल वाष्प में परिवर्तित करना है तो हमें ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी। बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था यानी जल में परिवर्तन करने के लिए उसे गर्म वातावरण में रखा जाता है। इसके विपरीत
यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना तो हमें इसे ठंडे वातावरण जैसे कि फ्रीजर में रखना होगा। जल जब जम जाता है तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और कुछ मात्रा में जल में परिवर्तित हो जाती है। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को पिघलना कहते हैं, जबकि द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण की दर विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होती है। छाया वाले स्थान में रखे पात्र की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे पात्र से जल अधिक तीव्रता से वाष्पित हो जाता है। प्राय तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। तेज हवा वाले दिन भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि हवा की गति बढ़ने से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। दूसरी ओर बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, यानी कि अधिक आर्द्रता वाला मौसम है, तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। जल को यदि किसी प्लेट में फैलाया जाए वह वायु के संपर्क में अधिक आता है और इसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। इसी कारण से गहरे बर्तन की तुलना में चौड़े और उथले बर्तन में जल जल्दी वाष्पित होता है। वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव। वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव उत्पन्न करती है। मिट्टी के मटके में जल इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि जल मटके की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन की तुलना में मिट्टी के मटके का जल अधिक ठंडा होता है। पंखे के नीचे बैठने से हमें ठंडक इसलिए अनुभव होती है क्योंकि पंखे की हवा पसीने को वाष्पित करती है और हमें ठंडक अनुभव कराने में मदद करती है। ग्रीष्म काल में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका अन्य व्यवहारिक उदाहरण है। सुराही मिट्टी का एक पात्र, उसका उपयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। गमलों का कूलर भी वाष्पीकरण के शीतलन प्रभाव का ही उपयोग करता है, जहां बाहरी गमले और भीतरी गमले के बीच रेत रखी जाती है और उसे नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाता है। बादल निर्माण और वर्षा की प्रक्रिया। संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है यह ठंडी होती जाती है। एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों यानी जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जो आम तौर पर धूल के कणों के आसपास ही बनती हैं। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती हैं और बादल के रूप में हमें दिखाई देती हैं। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंद बनाती हैं और इनमें से कुछ बूंदें इतने भारी हो जाती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में वे ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। जल चक्कर प्रकृति का सतत प्रवाह। जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और वर्षा ओलों और हिम के रूप में वापस धरती पर लौटता है और अंत में बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है। जल के इस निरंतर परिक्रम को जल चक्र कहते हैं। यह एक सतत और स्वचालित प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जल की उपलब्धता बनाए रखती है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा जल चक्र के 3 प्रमुख चरण हैं। सूर्य की ऊर्जा इस पूरे चक्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र के माध्यम से जल लगातार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
यह ताजे जल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। जल संरक्षण एक आवश्यक जिम्मेवारी। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए उपयोग के योग्य है। अधिकांश जल महासागरों में है और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह खारा होता है। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों और अन्य गतिविधियों के लिए करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण ही विश्व के कई भागों में जल की गंभीर कमी हो रही है। अतः यह बहुत जरूरी है कि हम जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। वायुमंडलीय जल जनितर जैसी नवीन तकनीकें वायु से जल एकत्रित करने में सहायक हो सकती हैं, लेकिन जल संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखें। तो इस पाठ से हमने सीखा कि जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। तापन और शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदलता है। परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र और धीमा बनाती हैं वे हैं संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति आदि। वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में धरती पर गिरती हैं। पृथ्वी की सतह या वायुमंडल के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहा जाता है। हमने वाष्पीकरण और संघनन की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन, प्रश्न करने, संभावित कारण, प्रयोग इत्यादि की प्रक्रिया का उपयोग भी किया है। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, इस पाठ में दिए गए क्रियाकलाप और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। क्रियाकलाप 8.1 कप में बर्फ का टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि तापमान परिवर्तन के कारण पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। जब बर्फ को कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो वह धीरे धीरे पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया पिघलना कहलाती है, जिसमें ठोस अवस्था द्रव में बदलती है। इसका अर्थ है कि बर्फ और जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। बर्फ ठोस अवस्था है और जल द्रव अवस्था। यह परिवर्तन ऊष्मा के प्रभाव से होता है और यह दर्शाता है कि पदार्थों की अवस्थाएं परिवर्तनीय होती हैं। क्रियाकलाप 8.2 चित्र जो कि दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर भी है, पाठ्य पुस्तक में भी है। स्टील की एक प्लेट या थाली का है, इसमें 1 चम्मच जल डालें। देखें कि जल प्लेट के दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं। इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता है? तो इसका उत्तर है, इस क्रियाकलाप से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिश्ता। जल धीरे धीरे बाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा विलुप्त होता है और गैसीय अवस्था यानी कि जल वाष्प बनकर भाप बनकर जो है वायुमंडल में चला जाता है। स्टील की प्लेट एक अभेद्य पदार्थ है जिसमें
छिद्र नहीं होते, इसलिए जल इसमें से रिसकर दूसरी ओर नहीं जा सकता। जल केवल वाष्पीकरण द्वारा ही विलुप्त होता है। क्रियाकलाप 8.3 एक कांच का गिलास में ठंडा जल लें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें बर्फ़ के टुकड़े डालें, 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखें और इसका अवलोकन करें। गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं कि वहाँ कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जब हम ठंडे जल और बर्फ़ को कांच के गिलास में डालते हैं तो कुछ समय बाद गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। यह पानी गिलास के अंदर से नहीं आता, बल्कि हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी सतह से टकराकर पानी में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसका मतलब है कि गर्म वाष्प जब ठंडी सतह से मिलती है तो वह फिर से पानी बन जाती है। यह प्रयोग हमें दिखाता है कि तापमान बदलने से वाष्प द्रव में बदल सकती है। क्रियाकलाप 8.4 आवी और थिरव अपने कारणों के साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। आप भी निम्नलिखित चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं। आंकड़े जो है आपने तालिका जो कि पाठ्य पुस्तक में दी गई 8.2 उसमें अंकित करें। जल और बर्फ के टुकड़ों से आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें और एक छोटी स्टील की प्लेट से इसे ढक दें और डिजिटल तराजू पर तोल लें। पूर्वानुमान लगाएं कि डिजिटल तराजू पर रखे ठंडे जल के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव होगा। यह बढ़ेगा, घटेगा या फिर समान रहेगा। तो इस प्रयोग में ठंडे पानी और बर्फ से भरे गिलास को स्टील की प्लेट से ढका जाता है। तो यह एक बंद प्रणाली के रूप में जो है तराजू पर रखा गया है। बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाएगी, लेकिन बर्फ पहले से ही गिलास के अंदर मौजूद पानी की ठोस अवस्था में है। ठोस बर्फ के द्रव पानी में बदलने से प्रणाली का कुल द्रव्यमान नहीं बदलेगा। गिलास के अंदर पानी का थोड़ा सा वाष्पीकरण हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने इसे प्लेट से ढका हुआ है तो यह वाष्प प्लेट पर संघनन होकर वापस पानी बनकर गिलास के अंदर ही रह जाएगा। कोई भी पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएगा। अगला क्रियाकलाप 8.5 एक पात्र में बर्फ का टुकड़ा डालें और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में डालें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं, अपने अवलोकनों को तालिका 8.3 में लिखें। और जब जल अपने जल वाष्पीय रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह जल वाष्प कैसे प्रसारित होती है, इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करें। तो इस क्रियाकलाप से हम जान सकते हैं कि जब बर्फ़ के टुकड़े को एक पात्र से दूसरे पात्र में डाला जाता है तो बर्फ़ के टुकड़े का आकार नहीं बदलता। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ठोस बर्फ का एक निश्चित आकार होता है। ठोस पर बाहरी बल प्रभाव कम होता है। इसके बाद अगला जो क्रियाकलाप है कि जल को एक पात्र से दूसरे आकार वाले पात्र में डालते हैं तो जल नए पात्र का आकार ले लेता है। जल एक पात्र से दूसरे पात्र में आसानी से प्रवाहित होता है। तो इस क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव यानी जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह उसी वस्तु का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। तो द्रवों में तरलता का गुण होता है। इसके बाद तीसरे क्रियाकलाप के लिए हम कह सकते हैं कि साफ सतह पर जल डालने पर वह फैल जाता है। जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो जल वाष्प तेजी से सभी दिशाओं में फैलती हैं और पूरे स्थान को घेर लेती हैं। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जल जब द्रव के रूप में होता है तो यह सतह पर फैलता है और एक निश्चित आयतन घेरता है। जल जब वाष्प यानी गैस के रूप में होता है तो गैसों का निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, वे उस पूरे स्थान या पात्र को घेर लेती हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है।
गैसों में द्रवों की तुलना में बहुत अधिक संपीड़ितता और उच्च प्रसार गति होती है। अगला क्रियाकलाप, दो समान बोतलों के ढक्कन लें, दोनों में समान मात्रा में जल डालें। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें। 15 मिनट बाद दोनों ढक्कनों का अवलोकन करें। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह वाष्पित होने में लगने वाला समय अंकित करें। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या फिर बरसात वाले दिन भी दोहराएं और अपने अवलोकनों को नोटबुक में लिखें। तो जब हम ये क्रियाकलाप करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब एक बोतल के ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में और दूसरी को छाया में रखा जाता है तो लगभग 15 से 30 मिनट में सूर्य वाली जो बोतल का ढक्कन है उसका जल कम हो जाता है, जबकि छाया वाली बोतल के ढक्कन का जल लगभग समान रहता है। बरसात वाले दिन यह समय और भी अधिक हो जाता है क्योंकि वातावरण में नमी अधिक होती है और वाष्पीकरण धीमा होता है। यह अनुमानित समय स्थान, तापमान और मौसम पर निर्भर करता है। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का प्रक्रम, छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना और जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो इसका उत्तर है चौथा, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। यह संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? रंग भरना, तो इसमें क्रेयॉन से, पानी के रंगों से, एक्रेलिक रंगों से और पेंसिल रंगों से। तो जो दूसरा ऑप्शन है पानी के रंगों से, इसमें वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कागज पर लिखना, तो इसमें पेंसिल से, स्याही वाले पेन से, बॉल पॉइंट पेन से। तो स्याही वाला जो पेन है उसकी स्याही जितनी जल्दी सूखेगी उसका जितनी जल्दी वाष्पीकरण होगा वह बहुत महत्व रखता है। प्रश्न, आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में ज़्यादा ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक घास वाष्पो उत्सर्जन करती है। इस प्रक्रिया में पत्तों से पानी वाष्पित होता है और इसके लिए वह आसपास की गर्मी यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे आसपास का स्थान ठंडा महसूस होता है। प्लास्टिक की घास में यह प्रक्रिया नहीं होती, इसीलिए वह स्थान गर्म होता है। प्रश्न, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण जो वाष्पित हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है अल्कोहल, पेट्रोल, एसीटोन यानी नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है वह। तो ये वो पदार्थ हैं जो वाष्पित होते हैं। प्रश्न, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? तो इसका उत्तर है पंखा हवा को गर्म नहीं करता बल्कि यह कपड़ों के चारों ओर की नम हवा को हटा देता है और उसकी जगह सूखी हवा ले आता है। इससे पानी के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और कपड़े तेजी से सूखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहाँ इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं।
यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती और काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है। तो इसका उत्तर है, नाली के कीचड़ को सुखाने के लिए 3 से 4 दिनों तक छोड़ा जाता है। वाष्पीकरण से कीचड़ का पानी उड़ जाता है, जिससे वह हल्का हो जाता है और उसे खाद के रूप में खेतों तक ले जाना भी आसान हो जाता है। अगला प्रश्न, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। तो वाष्पीकरण के परिक्रम को समझने में हमें दैनिक गतिविधियों से कैसे सहायता मिलती है। तो इसका उत्तर है, घर में वाष्पीकरण वाली गतिविधियां हैं कपड़े सुखाना, गीले कपड़े से पानी का वाष्प बनकर उड़ना, पोंछा लगाना, फर्श से पानी का सूखना, चाय कॉफ़ी का ठंडा होना, तरल की सतह से वाष्प का निकलना और स्नान के बाद शरीर का सूखना, त्वचा की सतह से पसीने या पानी का वाष्पित होना। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि गर्मी, हवा और आर्द्रता यानी नमी को नियंत्रित करके हम सुखाने की प्रक्रिया जैसे कपड़े, फर्श, शरीर को कैसे तेज या फिर धीमा कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है। इसका उत्तर है, प्रकृति में जल मुख्य रूप से निम्न रूपों में ठोस अवस्थाओं में विद्यमान है। सबसे पहले बर्फ, नदियों, झीलों और तालाबों के जमने पर हिम यानी स्नो, ठंडे क्षेत्रों पहाड़ों पर हिमपात के रूप में हिम नदी, ग्लेशियर जिन्हें कहा जाता है, विशाल और स्थायी बर्फ की नदियाँ, पाला यानी ओस, अत्यधिक ठंडी रातों में सतहों पर जमी हुई छोटी बर्फ की परत। तो इस प्रकार जल हमें ठोस अवस्था में दिखता है। प्रश्न, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेवारी है। इस कथन पर विचार करें और अपने विचार साथियों के साथ साझा करें। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि जल का उपयोग करने का दावा करने से पहले हमें उसके संरक्षण पर उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें जल को बर्बाद नहीं करना, जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करना और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त साफ जल उपलब्ध रहे। जल एक मौलिक आवश्यकता है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग तभी सही है जब हम इसका उपयोग जिम्मेवारी से करें। इसके बाद प्रश्न है, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर है, धूप में गर्म हुई सीट को ठंडा करने के जो तरीके हैं उनमें पानी डालना, सीट पर थोड़ा सा पानी डालें, यह पानी वाष्पित होकर सीट की गर्मी को अवशोषित कर लेगा जिससे सीट ठंडी हो जाएगी। गीला कपड़ा रखना, सीट को कुछ देर के लिए गीले कपड़े से ढक दें, वाष्पीकरण से सीट ठंडी हो जाएगी। और इसके अलावा छाया में ले जाना, यदि पानी या गीला कपड़ा ना हो तो वाहन को छाया में खड़ा करें और हवा लगने दें, इससे भी जो है दोपहिया वाहन की जो गर्म सीट है वह ठंडी हो जाएगी। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये प्रश्न उत्तर अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, बर्फ और जल में क्या अंतर है, क्या ये एक ही पदार्थ है। इसका उत्तर है, बर्फ और जल एक ही पदार्थ हैं, केवल उनकी अवस्था अलग है। बर्फ ठोस अवस्था में होती है जिसे हम पकड़ सकते हैं, जबकि जल द्रव अवस्था में होता है। जब जल को फ्रीजर में रखते हैं तो यह बर्फ बन जाता है और बर्फ को गर्म करने पर वह पुनः जल बन जाती है। प्रश्न, फ्रीजर में रखने पर जल बर्फ में कैसे बदल जाता है। इसका उत्तर है, फ्रीजर में तापमान बहुत कम होता है। जब जल को इस ठंडे वातावरण में रखा जाता है तो यह अपनी ऊष्मा खो देता है और ठोस अवस्था यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है।
प्रश्न, गड्ढों में भरा जल कहाँ चला जाता है? इसका उत्तर है गड्ढों में भरा जल दो कारणों से कम हो जाता है, भूमि में रिसाव और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में जल गैसीय अवस्था में यानी जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य तापमान पर भी होती रहती है। प्रश्न, वाष्पीकरण क्या है और इसके उदाहरण दें। इसका उत्तर है जल के वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, जैसे कि गीले कपड़ों का सूखना, पोंछा लगे फर्श का सूखना, पसीने का सूखना, बर्तनों पर बचे जल का सूखना और हैंड सैनिटाइजर का हाथों पर सूखना। यह वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। प्रश्न, गर्म तवे पर जल छिड़कने से क्या होता है? इसका उत्तर है जब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं तो वह तुरंत भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है जिसका कुछ भाग छोटी बूंदों में बदलकर दृश्यमान हो जाता है। जल वाष्प अदृश्य होती है। प्रश्न है, स्टील की प्लेट से जल क्यों नहीं रिसता? इसका उत्तर है स्टील की प्लेट अभेद्य होती है जिसमें से जल रिस नहीं सकता। बर्तनों की सतह से जल रिसाव के कारण नहीं बल्कि वाष्पीकरण के कारण विलुप्त होता है। जल गैसीय अवस्था में बदलकर वायुमंडल में चला जाता है। प्रश्न, भाप और जल वाष्प में क्या अंतर है? इसका उत्तर है जल वाष्प और भाप जल की गैसीय अवस्था है। भाप दृश्यमान होती है क्योंकि इसमें छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, जबकि जल वाष्प अदृश्य होती है। यह हमारे चारों ओर वायु में मौजूद रहती है। प्रश्न, ठंडे पानी वाले गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? इसका उत्तर है यह बूंदें संघनन प्रक्रिया से आती हैं। वायु में मौजूद जल वाष्प गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर जल की बूंदों में बदल जाती हैं। यह गिलास से रिसाव का कारण नहीं है। प्रश्न, संघनन क्या है? इसके उदाहरण दें। जल वाष्प के द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, जैसे कि बर्फ वाले गिलास पर जल की बूंदें जमा होना, पौधों पर सुबह ओस की बूंदें और उबलते जल के बर्तन के ढक्कन पर बूंदें बनना। प्रश्न, पौधों पर ओस की बूंदें सुबह के समय क्यों अधिक दिखाई देती हैं? इसका उत्तर है रात में तापमान कम होने से पत्तियां ठंडी हो जाती हैं। वायु में मौजूद जल वाष्प इन ठंडी सतहों पर संघनित होकर बूंदों के रूप में बदल जाती है। सुबह तापमान सबसे कम होता है, इसलिए ओस सबसे अधिक बनती जा दिखाई देती है। प्रश्न, जल की तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर है जल की जो तीन अवस्थाएं वह ठोस यानी बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में और गैसीय अवस्था यानी कि जल वाष्प के रूप में। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं दैनिक जीवन में देखी जा सकती हैं। प्रश्न, ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाओं में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है ठोस अवस्था में पदार्थ निश्चित आकार रखता है, न वह बहता है और न ही उसे दबाया जा सकता है। द्रव अवस्था में पदार्थ बहता है और पात्र का आकार ले लेता है, पर आयतन उसका स्थिर रहता है। गैसीय अवस्था में कोई निश्चित आकार नहीं होता और पूरे स्थान में वह फैल जाता है। प्रश्न, ठोस पदार्थों के 5 उदाहरण दें। इसका उत्तर है पत्थर, लकड़ी, धातुएं, लोहा, तांबा आदि, बर्फ, चीनी, नमक और प्लास्टिक आदि। इसके बाद द्रव पदार्थों के उदाहरण दें तो जल, दूध, तेल, पेट्रोल, शहद, सिरका, विभिन्न प्रकार के रस आदि। इसके बाद प्रश्न, गैस के 5 उदाहरण दें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, हाइड्रोजन, खाना पकने की सुगंध या खाना पकाने की गैस आदि। इसके बाद प्रश्न, हम रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है खाना पकने से निकली सुगंध गैसीय अवस्था में होती है जो वायु के माध्यम से फैलती है। गैसों में पूरे स्थान में फैलने का गुण होता है, इसीलिए सुगंध हमारी नाक तक पहुंच जाती है।
प्रश्न, बर्फ को जल में कैसे बदला जा सकता है? इसका उत्तर है बर्फ को गर्म करने से या गर्म वातावरण में रखने से यह पिघलकर जल बन जाती है। यह प्रक्रिया पिघलना कहलाती है। इसके बाद प्रश्न, जल को बर्फ में कैसे बदला जा सकता है? इसका उत्तर है जल को फ्रीजर जैसे ठंडे वातावरण में रखने से यह जम जाता है और यह बर्फ बन जाता है। इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है, पिघलना और हिमीकरण में क्या अंतर है? पिघलना यानी ठोस का द्रव में बदलना और हिमीकरण द्रव का ठोस में बदलना। तो यह दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न, मोम की अवस्था कैसे बदलती है? इसका उत्तर है मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर द्रव बन जाता है, ठंडा होने पर पुनः जमकर ठोस हो जाता है। यह पिघलना और हिमीकरण का एक उदाहरण है। प्रश्न, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसका उत्तर है तापमान। अधिक तापमान पर तेज वाष्पीकरण होता है। हवा की गति, तेज हवा वाष्पीकरण को बढ़ाती है। आर्द्रता, अधिक आर्द्रता में धीमा वाष्पीकरण होता है। और सतह का क्षेत्रफल, अधिक क्षेत्रफल पर तेजी से वाष्पीकरण होता है। प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रखा जल छाया में रखे जल की तुलना में जल्दी क्यों सूखता है? तो इसका उत्तर है सूर्य के प्रकाश में तापमान ज़्यादा होता है। उच्च तापमान पर जल के अणुओं की गति तेज होती है और वे आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। छाया में तापमान कम होने से वाष्पीकरण धीमा होता है। इसके बाद प्रश्न है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? तो इसका उत्तर है तेज हवा नम वायु को हटाकर शुष्क वायु लाती है, जिससे वाष्पीकरण तेज होता है, निरंतर होता रहता है। हवा की गति बढ़ने से जल तेजी से वाष्पित होता है। प्रश्न, बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से अधिक होती है। वायु अधिक जल वाष्प ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए वाष्पीकरण धीमा होता है और कपड़े जल्दी नहीं सूखते। इसके बाद प्रश्न है, जल को चौड़ी प्लेट में फैलाने पर वह जल्दी क्यों सूखता है? तो इसका उत्तर है चौड़ी प्लेट में जो सतह का क्षेत्रफल है वह अधिक होता है। अधिक क्षेत्रफल का अर्थ है कि जल अधिक मात्रा में वायु के संपर्क में आता है, जिससे उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। इसके बाद प्रश्न, बरसात के दिन कपड़े तेजी से सुखाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है पंखे या ब्लोअर का उपयोग करें। हीटर से तापमान बढ़ाकर भी कपड़ों को जल्दी सुखाया जा सकता है। कपड़ों को फैलाकर रखें या फिर प्रेस करें, तो ये सभी वाष्पीकरण को तेज कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न, मिट्टी के मटके में जल ठंडा क्यों रहता है? तो इसका उत्तर है मिट्टी के मटके में छिद्र होते हैं जिनसे जल सतह पर रिसता है। जब यह वाष्पित होता है तो मटके से ऊष्मा लेता है, जिससे जल ठंडा हो जाता है। यह वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव होता है। इसके बाद प्रश्न है, वाष्पीकरण के शीतलन प्रभाव के कुछ और उदाहरण बताइए। पसीना आना और उसका सूखना, कुत्तों का जीभ बाहर निकालकर हाँफना, डेजर्ट कूलर और स्पिरिट या अल्कोहल लगाने पर ठंडक महसूस होना। प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर है वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है। जब एक निश्चित ऊंचाई पर जल वाष्प संघनित होकर छोटी बूंदों यानी जल कणिकाओं का रूप लेते हैं तो वह बादल बन जाते हैं और ये बादल वायु में तैरकर जो है वर्षा लाते हैं। उसके बाद प्रश्न है, वर्षा कैसे होती है? इसका उत्तर है बादलों में छोटी जल कणिकाएं आपस में मिलकर बड़ी बूंदों का रूप धारण करती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वायु उन्हें रोक नहीं पाती, तो ये नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती बूंदों को वर्षा कहते हैं। प्रश्न, जल चक्कर क्या है? इसका उत्तर है जल चक्कर एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जल महासागरों से वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है और बादल बन जाता है। वर्षा के रूप में यह फिर से धरती पर गिरता है और पुनः नदियों द्वारा
महासागरों में पहुंचता है। तो यह चक्कर चलता रहता है और इसे ही जल चक्कर कहा जाता है। प्रश्न है, जल चक्कर जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, जल चक्कर ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह खारे समुद्री जल को ताजे पानी में बदलकर पृथ्वी पर लाता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं होगा। प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना भाग उपयोग योग्य है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर केवल 2 से लेकर 3% जल ही उपयोग के योग्य है। लगभग 97% जल खारा है जो कि समुद्रों में है। शेष ताजे पानी का एक बड़ा भाग भी बर्फ और ग्लेशियरों के रूप में जो है जमा है। प्रश्न है, जल की कमी क्यों हो रही है? इसका उत्तर है, बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि और उद्योगों में अधिक जल का उपयोग, जल का अपव्यय, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, ये सभी जो कारण है जल की कमी के मुख्य कारण हैं। प्रश्न, हम जल का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है, पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, कृषि सिंचाई, उद्योगों में, बिजली उत्पादन, सफाई और पशुओं को पिलाने में। प्रश्न, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि उपयोग योग्य जल सीमित है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कई क्षेत्रों में पहले से ही जल की कमी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल उपलब्ध रहना चाहिए। इसीलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। If you found this video informative, then please like and share, and subscribe to the channel Fair Notebook. Thank you for watching the video. अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।